स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं सभी जो उसके घटक दल हैं एनडीए के, उन लोगों को भी अब बेचैनी होने लगी है कि हम क्या करें कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें 2025 के चुनाव में। तो वो भी अपनी अपनी रणनीतियाँ अपना रहे हैं। अब बात अगर जदयू से शुरू करें तो आप देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में एक ही जाति से दोनों दल के अध्यक्ष थे, लेकिन जो सामने नजर आया कि लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पहले तो परिवार से ही हो जाया करता था। आपने देखा प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, कुछ बहुत लंबे समय तक ये भी थे, पशुपति कुमार पारस थे। लेकिन इस बार 2-3 सेक्टर में बात समझी और सोची जा रही है। एक सेक्टर है कि युवा हो जो एनर्जेटिक भी हो और पार्टी को बेहतर ढंग से चला दे। सामने आ गई तो एक बात सीधे तौर पे सामने नजर आई कि ऐसी स्थिति में माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी चाहे जितना भी मेहनत कर लें, सम्राट चौधरी को वो नहीं मिलना था जो 2019 में मिला था। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने, उनके हाथ में कमान देने, नया बॉस बनाने के बाद एक नई रणनीति शुरू हो गई है। और वो रणनीति है कि क्या एनडीए के घटक दल इसी रास्ते पर काम करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि जदयू में भी कुशवाहा और भाजपा में भी कुशवाहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। बिहार के राजनीति में एक चर्चा गर्म है कि प्रशांत किशोर बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं और प्रशांत किशोर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बदलाव की है अपने संगठन में बदलाव ये हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दिलीप जायसवाल के हाथों में सौंपी जा चुकी है। आज दिलीप जायसवाल दिल्ली से पटना लौट आए और पटना आने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद के साथ साथ बिहार बीजेपी में एक बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। ये 2025 के चुनाव को मद्देनज़र देखकर ये सारे बदलाव हुए हैं और इस बदलाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 2025 की रणनीति तय करती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो एनडीए गठबंधन में बाकी जो घटक दल हैं, जदयू हो गया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी हो गई वो, या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो क्या करेगी। एक नई स्ट्रेटजी, एक नया बदलाव ये तैयार करने के लिए अब अग्रसर हैं, क्योंकि इनके संगठन के अंदर भी बदलाव नहीं होंगे तो 25 के चुनाव में ये आसानी से जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के फैसले के बाद तुरंत बाद ही एक खबर और एक चर्चा उठ गई है कि जदयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये सभी अपने अपने पार्टी में बड़े बदलाव करने वाले हैं। चर्चा गर्म में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। भाजपा के स्ट्रेटजी बदलते जदयू एलजेपी हम में अलर्ट, नीतीश चिराग मांझी ने बदला गियर, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, चलिए बाबा से जानते हैं चर्चा गर्म में। क्या वाकई में ये कुछ बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं? रत्न साहब ने जितनी बातें बताई उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में रहते हुए एनडीए घटक दलों की मीटिंग होनी चाहिए थी। मीटिंग भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर से किया, अपने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया। और उससे पहले आपने देखा होगा कि एक बड़ा बदलाव बिहार में किया गया है। चुनावी राज्य है, इस दिशा से भी बिहार का विशेष फोकस हो जाता है। और उसके साथ साथ एक और फोकस हो जाता है कि यहाँ जो बिहार में सरकार चल रही है वो सरकार नीतीश के भरोसे चल रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि नीतीश कुमार अगर हैं भाजपा के साथ तो सरकार है, नहीं है तो नहीं है। हरियाणा में उसके अकेले की सरकार चल रही है। और भी राज्यों की अगर बात करें हम तो महाराष्ट्र में भी उसी तरह से लटकी हुई सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद अपने दम पर बिहार में कुछ करने की रणनीति और योजना का दबाव पड़ रहा है केंद्रीय नेतृत्व पर, जिसको लेकर के आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी को प्रभार दिया गया था। सम्राट चौधरी और से बहुत अपेक्षा थी कि वो जिस तरह का एग्रेसिव राजनीति करते हैं और जिस तरह का एग्रेसिव उनका बयान है, निश्चित रूप से संगठनिक क्षमता भी रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में कुछ नया बदलाव होगा। अगर नीतीश कुमार नहीं है तो नीतीश कुमार को कौन डिफेंड करेगा और नीतीश कुमार के ऊपर हावी कौन रहेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को लाया था। लेकिन अब नीतीश कुमार उनके साथ है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 2025 का जो स्ट्रेटजी बनाना है, उस स्ट्रेटजी में बहुत कुछ सोच समझ करके, कैलकुलेट करके बनाना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक चर्चा चल रही थी, मतलब 4 दिन पहले तक चर्चा चल रही थी कि कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन नहीं बनेगा अध्यक्ष, पहले कौन किसका अध्यक्ष बनेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद बाकी के लोग
अपना अध्यक्ष तय करेंगे, बदलेंगे, अपने अध्यक्ष का। क्या उसमें टेरिटोरिया रहता है, ये सारी बातें। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बधाई दे दूं कि आपने सबसे पहले खबर ब्रेक किया था। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जैसे अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाया गया, वैसे ही आपने वहाँ रेड मार दिया था। एक तरह से उनकी गुप्त मीटिंग चल रही थी, वहीं रेड मार दिया था आपने, और मजबूरन उनको ये कहना पड़ा था कि हाँ चलिए आप लोग बधाई दे रहे हैं, तो आप ही लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। तो ये सारी बातें हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल को क्यों दिया, ये हम बात लास्ट में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने, उनके हाथ में कमान देने, नया बॉस बनाने के बाद एक नई रणनीति शुरू हो गई है। और वो रणनीति है कि क्या एनडीए के घटक दल इसी रास्ते पर काम करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि जदयू में भी कुशवाहा और भाजपा में भी कुशवाहा, उधर चिराग पासवान ने एक सवर्ण को बनाया था, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि एक सवर्ण को उधर भी बनाया गया था। ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके यही कह रही हैं कि जो आने वाला 2025 का चुनाव है उसमें कैसे जो अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ कमियां रह गई हैं उसको कैच किया जाए, उसको अपने पक्ष में किया जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तो वैश्यों को, जो जिनको आप अपना वोट बैंक समझ रही थी, जिनको अपना समझ रही थी कि ये तो मेरे बंधुआ मजदूर हैं, उन्होंने दिखाया, इस बार टसन दिखलाया। तो उस टसन दिखलाया तो उसके बाद जब तक देखिए बच्चा भी जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो कहीं ना कहीं ये समाज जो है सब वैसे समाज, इसने नॉक किया ऐसे दरवाज़ा कि यदि आपके हम वोटर हैं तो हमको जगह भी तो दीजिएगा। आपने काट दिया रमा देवी का टिकट, आपने संजय जायसवाल को हटा दिया। संजय जायसवाल के बाद सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के बाद तुरंत फिर उसी समाज से आना निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी समझ में आ गई है, उसको अपनी औकात भी समझ में आ गई है कि कहाँ वो मजबूत है। जी 2019 में मुझे लगता है संजय जायसवाल जब थे प्रदेश अध्यक्ष थे तो एनडीए गठबंधन 39 सीट पर जीता। जी बढ़िया परिणाम दिया था, 17 के 17 सीटें जीती। जी जी। इस बार 12 सीटों पर आके अटक गई है बीजेपी, जो मुझे लगता है बाबा कि ये सम्राट चौधरी पर मतलब शीर्ष नेतृत्व भरोसा नहीं कर पा रहा है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, अगर हम लोकसभा में डाउन हुए हैं तो विधानसभा में तो डाउन हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव 25 के चुनाव को देखते हुए भी किया गया है। देखिए रत्नेश, इसको आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं मैं थोड़ा सा अलग नज़रिए से इसको बताऊं। 2019 में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। आपको याद है कि राष्ट्रवाद की धारा चली थी और राष्ट्रहित की बात चल रही थी, राष्ट्रीयता को लेकर के चुनाव हुए थे, वोटिंग हुए थे, लोगों में ये भरा गया था कि भाई देख रहे हैं किस तरह से हमारा पड़ोसी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के दमदार व्यक्तित्व को उसमें दर्शाने की कोशिश की गई थी, जिसको इस देश के लोगों को 5 साल में बहुत कुछ समझ में नहीं आया था कि नरेंद्र मोदी क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ, जैसे कि आप बता ही रहे थे, उसके बाद से परिस्थितियां बदली और संजय जायसवाल को कहीं ना कहीं एक गिफ्ट भी कहिए तो मिल गया, और वहाँ 39 सीटें जीत करके आए। हालांकि तब भी भारतीय जनता पार्टी को लॉस ही हुआ था, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पे थी, अपनी 5 सीटें उसे अपने सहयोगियों को देनी पड़ी थी, तो 5 सीट तो पहले ही कम हो गया था। लेकिन उसके बावजूद 17 में 17 जीत करके आई। ये उसका नतीजा था कि नरेंद्र मोदी का ऑरा और नरेंद्र मोदी का एक्शन। 2024 के चुनाव को यदि आप देखते हैं तो उसको कसौटी पे कसिएगा तो नरेंद्र मोदी को तब तक लोगों ने समझ लिया था। नरेंद्र मोदी समझ में आ गए थे, पकड़ में आ गए थे, उनकी स्ट्रेटजी समझ में आने लगी थी कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि तब तक 2 करोड़ लोगों की नौकरी, महंगाई और भी अन्य मुद्दे थे। इन सारे मुद्दों को लेकर के लोगों तक बातें आई। नीतीश कुमार के साथ जातीय गणना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं जब बात सामने आ गई तो एक बात सीधे तौर पे सामने नजर आई कि ऐसी स्थिति में माफ़ कीजिएगा, सम्राट चौधरी चाहे जितना भी मेहनत कर लें, सम्राट चौधरी को वो नहीं मिलना था जो 2019 में मिला था। तो निश्चित रूप से दोनों की अलग अलग परिस्थितियां थी और दोनों के अलग अलग मामले थे। अब 2025 के चुनाव में 2024 में जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी भी पिछड़ी हुई है। 12 सीटों पे जीत तो हुई है, जितनी सीटों पे नीतीश कुमार जीते हैं उतनी सीटों पे वो भी जीते हैं, लेकिन वो आंकड़े बता रहे हैं कि विधानसभा वाइज अगर 172-73 विधानसभाओं को अगर हम देखते हैं कि जो एनडीए के पक्ष में वोटिंग किया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी भी पीछे है, उसके आंकड़े कम हैं अगर विधानसभा वाइज भी देखें तो
तो ऐसी स्थिति में वो आकलन, वो गुणा भाग जो किया गया चुनाव के बाद, उस गुणा भाग में जो निकल करके नटसेल में आया वो ये आया कि एक बार फिर से अति पिछड़ा के साथ साथ इस वैश्य समाज को अपने पास में रखना जरूरी है, क्योंकि ये एग्रेसिव वोटर है। वैश्य समाज को चाहिए क्या? तो उसको चाहिए सुरक्षा, क्योंकि वो व्यवसायिक समाज है और इस देश के विकास में उसका बड़ा योगदान रहा है। आप जितना भी कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये करती है, वैश्यों के लिए वो करती है, इससे करती है, वैसे करती है, व्यवसायियों के पीछे घूमती है, तो देखिए देश की बैकबोन वही है। वो कमाते हैं, टैक्स देते हैं, जिस पर आप देश चलता है। तो उनको चाहिए सुरक्षा, और ये सुरक्षा उनको एहसास होता है कि नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार की बात कर लीजिए। बिहार में जब आते हैं आप, तो बिहार में सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास है। नीतीश कुमार के 19 साल के शासन में आप आराम से देख लीजिएगा तो उस तरह के कोई भी काम नहीं हुए हैं जो 2005 से पहले कहा जाता है, जिसके चर्चा खूब करते हैं नीतीश कुमार की, होता था। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो आप समझ लीजिए कि हम विषय से थोड़ा सा विस्तार इसलिए हो गए हैं कि चूंकि वैश्य समाज को एक मौका दिया गया है, कप्तान बनाया गया है, तो वो किस तरह का काम करते हैं अभी देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो दिलीप जायसवाल के बारे में अच्छी तरह से पता है कि दिलीप जायसवाल पूरी तरह से कैलकुलेटेड है, हंसमुख व्यवहार के व्यक्ति हैं। सदन में भी मैंने उनको देखा है सचेतक के रूप में। अक्सर वो चीज़ों को बहुत ही अपने ढंग से रखते हैं, सबके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। लंबे समय तक सुशील मोदी के कार्यकाल में और अन्य जो अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में उन्होंने कोषाध्यक्ष का काम निभाया है, 20 सालों तक कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो उनको इस बात का अनुभव है कि संगठन होता कैसे है जी। आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि जिस संगठन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी ये 3 मजबूत हों वो संगठन मजबूत होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य को के हाथ में दे करके एक स्ट्रेटजी बनाई है कि अति पिछड़ा समाज को साथ देना, वैश्य समाज को साथ देना और इसको ले करके जो नाराजगी थी उसे दूर कर देना। अब इसके साथ साथ जो स्ट्रेटजी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब इस स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं सभी जो उसके घटक दल हैं एनडीए के, उन लोगों को भी अब बेचैनी होने लगी है कि हम क्या करें कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें 2025 के चुनाव में। तो वो भी अपनी अपनी रणनीतियाँ अपना रहे हैं। अब बात अगर जदयू से शुरू करें तो आप देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में एक ही जाति से दोनों दल के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, जिसका नतीजा क्या हुआ? कुशवाहा समाज बुरी तरह से नाराज हो गया। यानी कि दोनों ही तरफ के कुशवाहा समाज थे, इसलिए कुशवाहा समाज नाराज हो गया। अगर एक तरफ कोई दूसरे समाज के होते, जैसे मान लेते हैं कि राजपूत कोई होता, तो मैनेज करता ना जी। इसलिए जो गठबंधन के दल हैं उनमें अध्यक्ष की जो इधर आपने देखा होगा कि लगातार चर्चाएं बहुत तरह की चली। नीतीश कुमार निश्चित रूप से लौकुश समीकरण के बड़े नेता हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के दोनों तरफ के नेता होने के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी वो कुछ न कुछ अलग कहानी कह रही थी। मतलब राजपूत अगर एक होते तो शायद मतलब राजपूत ही नहीं किसी भी अन्य समाज के होते तो उसका असर एक अलग होता, जो मगध में और आपको शाहबाद में देखने को मिला। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड अब विचार कर रही है कि अति पिछड़ा समाज थोड़ा सा नाराज चल रहा था, कुशवाहा समाज नाराज चल रहा था, उस नाराजगी को दूर करने के लिए आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को, श्री भगवान कुशवाहा को फिर फ्रेम में लाया गया। इसके अलावे अब जो है कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज से ही जुड़ा हुआ एक धानुक समाज है, उस समाज को लेकर के भी कहा यह जा रहा है उनका भी वोट बैंक अच्छा है, उनको भी लेकर के कहा जा रहा है कि उनका भी वोट बैंक अपने तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए दामोदर राउत का नाम आ रहा है। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा, हमने भी चर्चा किया था कि दामोदर राउत को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावे एक अति पिछड़ा समाज में भीष्म साहनी का नाम बहुत आगे तेजी से आ रहा है। आपको याद होगा कि मंत्री बनाने की भी चर्चा हो रही थी। भीष्म साहनी वो शख्स हैं जिन्होंने सुनील सिंह को लेकर के उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी उनके व्यवहार को कि वो मुख्यमंत्री पर इस तरह की बातें, अभद्र बातें कर रहे हैं। इसके अलावे इसमें दलित का भी एक एंगल नजर आता है, जिसमें सबसे आगे नाम अशोक चौधरी का चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक नाम संतोष निराला का भी चल रहा है, जिनको कि अध्यक्ष बनाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऊपर में सवर्ण है, पार्टी के कर्ता धर्ता जो हैं वो पिछड़ा समाज से हैं, तो निश्चित रूप से एक दलित समाज का बनता है यहाँ। तो दलित समाज में ऐसा हो सकता है कि निश्चित रूप से आप समझिए कि जब दलित की 2 पार्टियाँ हैं, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, तो निश्चित रूप से यहाँ दलित को देने के बाद, जैसा कि आपको पहले पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में चल रहा था दलित समाज को नेता को ही बनाने का, तो ये सारी चीज़ चल रही थी। एक दलित और मतलब गठबंधन में 2 पार्टी अगर दलित की है तो एक दलित देगा और एक दूसरे समीकरण से दे सकता है। जी, तो दोनों दलित नहीं दे सकते हैं। जी, जदयू से ऐसा लगता है कि दलित को दिया जाएगा या फिर
धानुक समाज को दिया जाएगा, जिसका कि वोट बैंक है, और ये कुर्मी कोयरी समाज से ही आते हैं, उसी समाज का एक अंग है। इसके अलावा अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी की प्रकृति रही है कि ऊपर में बैठे हुए सबसे बड़े नेता जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। जी। तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि अपने समाज के लोगों को न दे करके, हालांकि ऐसी परंपरा रही नहीं है। अभी आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने, हालांकि उनके तो प्रदेश अध्यक्ष भाग गए उनको छोड़ करके, लेकिन जो सामने नजर आया कि लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पहले तो परिवार से ही हो जाया करता था। आपने देखा प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, कुछ बहुत लंबे समय तक ये भी थे, पशुपति कुमार पारस थे। लेकिन इस बार 2-3 सेक्टर में बात समझी और सोची जा रही है। एक सेक्टर है कि युवा हो, जो एनर्जेटिक भी हो और पार्टी को बेहतर ढंग से चला भी सके। तो उसके लिए एक वैश्य समाज से ही आते हैं जो नए नए सांसद बने हैं। राजेश वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजेश वर्मा के अलावा यहाँ भी एक अल्पसंख्यक समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। अब इसमें कई नाम हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि किसको बनाया जाता है। लेकिन तीसरा एंगल यहाँ जो है वो फिर से सवर्ण की आती है कि किसी सवर्ण को भी बनाया जा सकता है। तो एक एंगल यहाँ आता है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात करें तो यहाँ भी सवर्णों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि श्याम सुंदर शरण जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और पार्टी में सक्रियता उनकी बहुत अधिक रहती है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका और राजेश पांडे का नाम सामने आ रहा है। जी, इसके अलावा भी और कई नाम हैं, इसमें और भी कई नाम हैं जिनको आ तो रहा है। यहाँ तक कि संतोष सुमन की पत्नी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं चूंकि, लेकिन सबसे बड़ा समस्या यह है कि पति राष्ट्रीय अध्यक्ष और पत्नी प्रदेश अध्यक्ष नहीं चलेगा, परिवार की पार्टी का बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी देखने के बाद जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो, ये भी अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करने के लिए सोच रही है और एक बड़े बदलाव की तरफ ये भी बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको 1-8 महीने के अंदर में देखने को मिल सकता है। चलिए देखिए, तो ये चर्चा जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय और तेज हो गया है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बदलाव अपने प्रदेश अध्यक्ष की है, आने वाले वक्त में उनके गठबंधन के साथी जो हैं वो भी बड़ा बदलाव करेंगे। चर्चा गरम के आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर चर्चाएँ लगातार जारी रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल और अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।